नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। मैं हूं विकास और अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो एक बार फिर कश्मीर से आ रही है। कुछ दिन पहले यानी कि 2 अगस्त को एक टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान को श्रीनगर से अगवा कर लिया था आतंकवादियों ने, और उसकी खबर आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। और एक इस समय जो एक वहां पे ऑडियो वायरल किया गया आतंकवादियों द्वारा जिसमें बताया गया है कि उसकी हत्या कर दी गई है और वो ये कबूल रहे हैं कि उसको मार दिया गया है और उसकी जो लाश है, उसकी जो बॉडी है, उसको घर को नहीं सौंपा जाएगा। उसका वो एक बहाना दे रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से वो लाश को उसकी नहीं देंगे। आइए इससे पहले हम इस खबर पे आगे बढ़े, आपको पहले वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो आतंकवादियों द्वारा जारी किया गया है। इसी जुर्म की पादाइश में हमने चंद यौम पहले फौज के एक एहलकार शाकिर मंजूर, जिसके बारे में हमें बड़ी मुद्दत से शिकायत मौसूल होती रही, बल आखिर तमाम किस्म के सबूत जमा होने के बाद हमने इसे उठाया और इसके करतूतों के एवज उसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। हम उसके वालिदैन और मजीद अहले खाना के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम इसकी लाश उसके घर वालों को न दे सके ताकि जनाजे पे ज्यादा भीड़ जमा न हो। और ठीक इसी तरह जैसे फौज हमारे शहीद मुजाहिदीन को छुपा के और नामालूम जगहों पर दफनाते हैं, इसलिए हमने इसकी आखिरी रसूमात खुद अदा की और लाश घर वालों के हवाले न कर सके। आखिर पे हम ताबूत के तमाम एहलकारों को, चाहे वो पुलिस वाले हो, STF, फौज में काम करने वाले हो, हकीर मफादात के लिए मुजाहिदीन की मुखबिरी करने वाले हो, या सियासी सतह पर ताबूत की आबियारी करने वाले, सियासतदान हो, पंच व सरपंच हो, या किसी और सतह पर ताबूत के पंजे मजबूत करने वाली तंजीमों, बिलखुसूस BJP के वर्कर हो, एक मर्तबा फिर अपनी हरकतों से बाज रहने की सलाह देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपके वालिदीन को भी आपकी लाशों के लिए तरसना पड़े। तमाम वालिदीन से हमारी दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो अपनी औलादों को वापस लाए, समझाए और इनका मुस्तकबिल तारीक होने से बचाए। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, इसलिए पेट का बहाना बनाकर ऐसा करने वालों को उसके संगीन नताइज से आगाह करें। उम्मीद है कि आपकी गुजारिशात को खातिर में लाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और इस अजीम मिशन में हमारा साथ देंगे। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सुना आप लोगों ने किस तरह से आतंकवादी ये बता रहे हैं कि उसकी लाश को दफना दिया गया है। और इस पे ज्यादा अपडेट के लिए, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, क्या लग रहा है आपको, ये क्यों है इस तरह से आतंकवादी द्वारा ये हरकत की गई? जी विकास, देखिए आपको याद होगा कि 2 अगस्त की रात को जब ये जो टेरिटोरियल आर्मी का जवान है, ये ईद की छुट्टी जो है घर पे काटने के बाद अपने जो है यूनिट की तरफ जा रहा था, जब शोपियां से इसको अगवा कर लिया गया था और वहां पर किडनैप कर इसको कुलगांव की तरफ ले जाया गया था, क्योंकि इसकी जो गाड़ी है ब्रीजा गाड़ी, वो कुलगांव के पास जो है वो जली हुई हालत में मिली थी और उसके बाद से ही लगातार जो है इसकी तलाश चल रही थी। उसके बाद 2 दिन पहले जो है इसके कपड़े जो हैं, जो खून से सने हुए कपड़े थे, वो शोपियां के एक जंगल से जो है वो बरामद किए जाते हैं। और निश्चित रूप में जिस तरह से आतंकी कोशिश कर रहे हैं वहां पर इस तरह के एक मैसेज देने को लेकर कि वहां पर एक डर का माहौल पैदा कर सके, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा कि 2018 में सेम इसी तरीके से औरंगजेब जो मेंढर के रहने वाले हैं, वो ईद की छुट्टी मनाने के लिए जब मेंढर जा रहे थे तब उनको अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सेम उसी तरीके का पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए इस बार जो है वो इस टेरिटोरियल आर्मी के जवान को जो है वो किडनैप किया गया और उसके बाद शोपिया के जंगल में ले जाकर वहां पर उसकी हत्या जो है वो कर दी गई है, ऐसा अब माना जा रहा है। क्योंकि एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
हालांकि किसी ने इस ऑडियो में ना अपने नाम का खुलासा किया है, ना ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो खुलासा किया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आतंकियों की तरफ से ये एक मैसेज दिया जा रहा है जिसमें ये कहा गया है कि उनके घर वाले जो हैं उनका जो दर्द है वो हम समझते जरूर हैं, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास मिली थी, क्योंकि जब कोई भी सेना में या पुलिस में कश्मीर का युवक काम करता है तो उसे काफिर जो है वो आतंकी संगठन या फिर जो इस तरह के कामों में जो लिप्त रहते हैं, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उन्हें काफिर कहा जाता है कश्मीर की भाषा में। तो इस मैसेज में भी उन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ये मुजाहिदीन यानी कि जो टेररिस्ट हैं उनके लिए मुखबरी का काम और उनके खिलाफ जो है काम उनके तरफ से किया जा रहा था। इसीलिए ये संज्ञान लेते हुए, सबूत इकट्ठा करते हुए इसे किडनैप किया गया और अब इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन जहां तक अगर बात कहें तो इनका शव देने से भी जो है आतंकी संगठन ने इनकार कर दिया है और ये बहाना बनाया है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने कोविड-19 का बहाना बनाते हुए एसओपी जो लगाई गई है कि किसी भी अगर व्यक्ति की या किसी भी आतंकी की जो है वो जी इनसे संपर्क बीच में कट रहा है। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा एक बार इनसे फिर संपर्क करने की कोशिश की जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात यह है जी, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जी। रमन कहिए, क्या कह रहे थे आप? रमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो आतंकवादी तंजीमें हैं जी, इस तरह से तो बात करते हैं कि हम लोग सरकार के साथ नहीं चलते, हम लोगों का अपना जी हम लोगों का अपना कानून है, लेकिन जब बात आती है इनके अपने मकसद पूरे करने की, अपनी बात पूरी करने की, तब ये सरकारों की बातों का हवाला देते हैं, सरकार की बात का हवाला देते हैं कि जिस तरह से सरकार जो है वो ये कह रही है कि एसओपी के हवाले से वो नहीं कर पा रहे, किसी की भी बॉडी को वो नहीं दे पा रहे, तो ये भी उनकी बॉडी को नहीं देंगे तो सरकारें ये भी कहती हैं कि पीस रखी जाए, हर धर्म में हर जगह शांति रखी जाए, उनको ये फॉलो नहीं करते। ये लोगों के मासूम बच्चों को, जो निहत्थे बच्चे होते हैं, लोगों को मार देते हैं और फिर दुहाई देते हैं आतंकवाद की। रमन, आपको नहीं लगता ये दोहरी चाल चलते हैं आतंकवादी, जो इनको ठीक लगता है उसी को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं? रैंक के अधिकारियों से बात किया और उन्होंने कहा है कि क्योंकि पहले क्योंकि 2 तारीख से लेकर आज 9 तारीख हो चुका है, तकरीबन 1 हफ्ते का समय जो है वो बीत गया है, तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। या तो सच में उन्हें मारकर ये ऑडियो रिलीज किया गया है, या फिर एक साजिश जो है वो रची जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है, उसके बाद फटे हुए कपड़े जो हैं जंगल के इलाके से मिलते हैं, और अब जिस तरह का ये मैसेज वायरल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से एक ये कोशिश भी हो सकती है कि वो वहां पर इस बात को एक फैलाएं, वहां पर एक भ्रम फैलाएं और इस चीज की अफवाह फैलाएं कि हमने उसे मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि इसको किडनैप कर अभी भी उन्होंने रखा हो, क्योंकि अभी तक शव जो है वो बरामद नहीं हुआ है, जो इसीलिए हम मान सकते हैं कि अभी दोनों चीजें जो हैं वो मुमकिन है। या तो आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी है और उनके जिस तरह से बताया जा रहा है, जो आतंकी इस वायरल ऑडियो में जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने उन्हें दफन कर दिया है, या फिर अभी उनके कब्जे में है और एक खाली भ्रम पैदा करने के लिए, एक अफवाह फैलाने के लिए उनकी तरफ से एक सिलसिलेवार तरीके से पहले गाड़ी, फिर कपड़े और अभी ऑडियो वायरल जो है वो सामने लाए गए हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो हैं इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो ऑडियो आया है उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या वाकई में, क्योंकि जब भी हमने देखा है अगर इस तरह का कोई ऑडियो वायरल होता है तो उसमें निश्चित रूप में जो आतंकी होता है या आतंकी संगठन होता है वो इसकी जिम्मेवारी लेता है, लेकिन इस खबर में किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से ना अपना नाम बताया गया है, ना ही उसकी कोई जिम्मेवारी ली गई है। इसीलिए अभी दोनों परिप्रेक्ष्य में जो है वो जांच चल रही है। एक तरफ जांच की जा रही है कि क्या ये ऑडियो वाकई में मिलिटेंट्स की तरफ से, उन्हीं मिलिटेंट्स की तरफ से जारी किया गया है जिन्होंने जो है टेरिटोरियल आर्मी के जवान को किडनैप किया है, या फिर ये किसी की शरारत हो सकती है। जी विकास, अभी मैं बात कर रहा था, शायद हमारा संपर्क बीच में कट गया था। मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से सरकार, इनका ये कहना है कि सरकार जिस तरह से उनके आतंकवादी जो मारे जाते हैं उनकी लाश नहीं देती,
उसी तरह से वो भी एक किस्म से एसओपी को फॉलो कर रहे हैं कि वो भी जिसकी वो हत्या करेंगे उसकी लाश नहीं देंगे। तो अगर ये बात कीजिए तो सरकारें ये भी कहती हैं कि पीस हो, किसी भी धर्म में लड़ाई ना हो, तो ये अपने हिसाब से जो चीज़ उनको चुननी है अपने आतंकवाद की राह पर वैसे चुनते हैं और निहत्थे लोगों की हत्या करते हैं। दिन दिहाड़े लोगों के घर से जिंदगियां चली जाती हैं, उनके जो घर वाले हैं उनका सर से उनका जो साया है वो चला जाता है और फिर ये दुहाई देते हैं अपने आतंकवाद की। क्या ये दोहरी चाल नहीं चल रहे इनको? जो इनको हिसाब से अपना अच्छा लगता है उसको फॉलो कर लेते हैं, जो नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। जी विकास, देखिए इसमें आपको ये बात समझना होगा कि जब भी आतंकवादी कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते थे, हम पहले की बात कर रहे हैं जब ये एसओपी नहीं निकाली गई थी, अगर एक आतंकी मारा जाता था उसके शव को उनके परिवार को दिया जाता था, तो उसके बाद जो जनाजा निकलता था उसमें हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठी होती थी, नारेबाजी होती थी और तरह तरह के जो चीजें हैं उस वहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा आतंकी संगठन के जो नुमाइंदे या आतंकी जो हैं वो वहां पर शामिल होते थे। वो उसकी आड़ में कई और लोगों को बरगलाकर आतंक की राह में झोंकने की कोशिश करते थे, क्योंकि आतंकियों की मंशा जहां एक तरफ कश्मीर घाटी में कत्लेआम करने की है, वहीं इस पूरे इश्यू को इंटरनेशनलाइज्ड करने की भी रहती है और खबरों में हमेशा से बने रहे। ये उनकी एक सबसे बड़ी जो है कोशिश रहती है कि अगर वो खबरों में बने रहेंगे, इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर का चर्चा बना रहेगा, तो निश्चित रूप में जो उनका एक दावा है पाकिस्तान का कश्मीर का, वो एक बरकरार रहेगा। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जैसे ही एक पाकिस्तान को लगा कि अब उनके हाथ से कश्मीर जो है वो तो जा ही रहा है, जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का इलाका है, वो इलाका भी जो है कहीं ना कहीं उनके हाथों से निकल सकता है। इसीलिए अब न केवल पाकिस्तान की सरकार बल्कि आतंकी संगठन भी जो है वो बौखलाए हुए हैं कि उनकी जो 30 साल की जद्दोजहद है, जो उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर जो है भारत के खिलाफ छेड़ कर रखी है, अगर एक ही झटके में उसका खात्मा हो गया तो निश्चित रूप में उनकी एक बहुत बड़ी हार न केवल अपने आप में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी जो है देखने को मिलेगी। इसीलिए उनकी कोशिश हमेशा से रहती है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये दुहाई दी जा रही है कि कोविड-19 की एसओपी की वजह से हम उनका शव जो है वो उनके परिवार को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको देंगे, ये कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से टिट फॉर टैट देखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा जब सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के जनाजे में उमड़ने वाली भीड़ को रोकने के लिए ये कदम उठाया कि अब जो भी आतंकी मारा जाएगा उसके परिवार वालों को बाकायदा बाइज्जत बुलाया जाएगा और एक रीति रिवाज के हिसाब से जो कुछ जनाजा पढ़ा जाएगा, जो कुछ उनका एक पूरा सिस्टम होता है उसके मुताबिक जो है उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन आतंकियों की परेशानी यह है कि अगर आतंकी के जनाजों में भीड़ नहीं उमड़ेगी तो वो नए आतंकियों को पैदा कहां से करेंगे, नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी उनकी एक कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय था। इसीलिए टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा का जवाब देते हुए आतंकी संगठन भी अब ये कहने लगे हैं कि अगर आप आतंकियों के शव को उनके घर को नहीं देंगे तो जो हम किडनैप करेंगे उनके शव को भी हम कोविड-19 का बहाना बनाते हुए नहीं देंगे। हालांकि इस ऑडियो में हम ये सुन रहे हैं कि किस तरह से वो उनके परिवार वालों को लेकर जो है वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 3 दिन पहले जब उनके कपड़े शोपियां के जंगल से मिले थे तब आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके परिजन जो है वो कपड़ा दिखा दिखाकर गुहार लगा रहे थे कि उनके बेटे को वापस कर दो। अगर उन्होंने मार भी दिया है तो कम से कम शव जो है उनके बेटे का, उनके शूरवीर बेटे का वापस कर दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से उनका जो है जनाजा पढ़ सके, उन्हें सुपुर्दे खाक कर सके। लेकिन आतंकियों को देखेंगे कि आतंकियों ने इस बात की भी जो है जहमत नहीं उठाई और निश्चित रूप में जिस तरह से भारत सरकार ने ये फैसला लिया है उसी का बदले स्वरूप आप ये देखेंगे कि अब आतंकी भी जो है किडनैप किए हुए जो जवान होंगे उनके शव को वापस करने की आनाकानी कर रहे हैं। विकास, मैं एक बार अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमसे कुछ देर बाद जुड़े हों, जब हम लाइव शुरू हुए तो एक बार फिर वो मैं आग्रह करूंगा कि ऑडियो क्लिप दोबारा से एक बार सुनाएं ताकि लोग सुन पाए किस तरह से ये दोहरी चाल चल रहे हैं आतंकवादी और अपने आप को छुपाकर, ताकि उनकी तंजीम का नाम ना आए। कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी है कि कहीं अपनी तंजीम का नाम लिया या अपना नाम बताया तो बहुत जल्दी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बल है उनको भी सुपुर्दे खाक कर देंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। मैं चाहूंगा हमारी टीम से एक बार फिर से ऑडियो क्लिप दोबारा से सुनाया जाए। इसी जुर्म की पादाइश में हमने चंद यौम पहले फौज के एक एहलकार शाकिर मंजूर, जिसके बारे में हमें बड़ी मुद्दत से शिकायत मौसूल होती रही,
बल आखिर तमाम किस्म के सबूत जमा होने के बाद हमने इसे उठाया और इसके करतूतों के एवज उसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। हम उसके वालिदैन और मजीद अहले खाना के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम इसकी लाश उसके घर वालों को न दे सके ताकि जनाजे पे ज्यादा भीड़ जमा न हो। और ठीक इसी तरह जैसे फौज हमारे शहीद मुजाहिदीन को छुपा के और नामालूम जगहों पर दफनाते हैं, इसलिए हमने इसकी आखिरी रसूमात खुद अदा की और लाश घर वालों के हवाले न कर सके। आखिर पे हम ताबूत के तमाम एहलकारों को, चाहे वो पुलिस वाले हो, STF, फौज में काम करने वाले हो, हकीर मफादात के लिए मुजाहिदीन की मुखबिरी करने वाले हो, या सियासी सतह पर ताबूत की आबियारी करने वाले सियासतदान हो, पंच व सरपंच हो, या किसी और सतह पर ताबूत के पंजे मजबूत करने वाली तंजीमों, बिलखुसूस बीजेपी के वर्कर हो, एक मरतबा फिर अपनी हरकतों से बाज रहने की सलाह देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपके वालिदीन को भी आपकी लाशों के लिए तरसना पड़े। तमाम वालिदीन से हमारी दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो अपनी औलादों को वापस लाए, समझाए और इनका मुस्तकबिल तारीक होने से बचाए। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, इसलिए पेट का बहाना बनाकर ऐसा करने वालों को उसके संगीन नताइज से आगाह करे। उम्मीद है कि आपकी गुजारिशात को खातिर में लाकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस अजीम मिशन में हमारा साथ देंगे। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू तलहा। वापस हम चलते हैं रमन जी की तरफ। रमन, मुझे एक बात बताइए कि ये जो अचानक से हमले होने शुरू हो गए हैं सेना पर कहें या जो पंच सरपंच हैं कार्यकर्ताओं पर, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट नहीं लग रही आपको? इतनी देर से काफ़ी समय से जो आतंकवादियों पर जिस तरह से नकेल कसी गई है सरकार द्वारा, लगातार धरपकड़ की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, अब वो बौखला गए हैं, उनको लग रहा है कि हमारा जो एक वो हमारी जो जड़ें वहाँ पर बैठ चुकी थी वो टूट रही हैं, बिखर रही हैं, उखड़ रही हैं। जी हाँ, निश्चित रूप में विकास, अगर आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है वो हटाई गई है, तब से ही लगातार जो है आप देखेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद न केवल पाकिस्तान की सरकार, ISI और जितने भी आतंकी संगठन है उनमें बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। और घबराहट उन्हें इस बात को लेकर है कि जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर एक फुल एंड फाइनल इंटीग्रेशन जो है वो जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर विलय कर दिया गया है। अब भारत का जो अगला कदम होगा वो POJK का होगा, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जिसे इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा हुआ है, उस पर कब्जा करने की तैयारी जो है वो भारतीय सेना लगातार कर रही है। और इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठनों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो कत्लेआम का सिलसिला है वो बढ़ाना होगा। इसीलिए हमने देखा कि चाहे सरपंच अजय भारती की बात हो या फिर जिस तरह से बांडीपुरा में बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी हत्या की गई, और उसके बाद 2 दिन पहले अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की जो है, सरपंच की जो है हत्या कश्मीर घाटी के अंदर की गई है। तो लगातार सिलसिले तौर पर अगर हम देखेंगे तो बीजेपी को, अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। और कश्मीर घाटी में अगर बीजेपी का दामन थामता है कोई, तो निश्चित रूप में उसे अब ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों का कहर उसे झेलना पड़ेगा। इस बात को लेकर जहां जो सरपंच और पंच हैं उनके बीच में कुछ खौफ का एक माहौल भी है, लेकिन सरकार ने पूरा इसका संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेते हुए अब उनके लिए एक सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है जहां पर उनको रखा जा सके, जहां पर उनको रोका जा सके। और इसीलिए लगातार कवायद जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर चल रहा है। बात अगर हम कहें कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान इसीलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जितनी फजीहत पाकिस्तान की पिछले 1 साल के अंदर हो चुकी है, क्योंकि वो
दुनिया के हर कोने में गया और दुनिया के हर देश के साथ उसने गुहार लगाई कि आओ और कश्मीर में जो है दखल देकर हमारा मसला जो है भारत के साथ सुलझाओ। लेकिन खुद अगर आप देखेंगे तो ट्रंप से लेकर और देश के जितने बड़े नेता हैं, जो जितने देश के प्रधानमंत्री हैं, जितने नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने दो टूक शब्दों में इस बात को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देखिए आपका और भारत का आपसी मामला है, आप दोनों को ही मिल बैठकर जो है वो इसका निपटारा करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जो है वो कश्मीर घाटी में दोबारा से प्रॉक्सी वार यानी कि आतंकवाद को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि पिछले एक साल में जो जनवरी से लेकर अभी तक हम बात करेंगे अगस्त महीने तक, करीबन 150 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है, जिसमें उनके बड़े कमांडर भी हैं, जिसमें रियाज नाइकू का नाम आता है और भी कई बड़े कमांडर जो हैं उनके शामिल हैं। जैसे मोहम्मद के आईडी एक्सपर्ट थे, जिनके कंधे पर जो है पूरा दारोमदार था जम्मू कश्मीर में खून खराबा को बढ़ाने को, क्योंकि पुलवामा जैसे हमले को जिस आतंकी संगठन ने, जैसे मोहम्मद ने जिस कमांडर ने अंजाम दिया था, उसे जो है वो सुरक्षा बलों ने चंद ही दिनों में मार गिराया है। तो खुद जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं उन्होंने एक बयान देते हुए कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की लाइफ जो है अब वो 9 महीने से ज्यादा नहीं है, यानी कि कोई भी आतंकी चाहे वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आता है या फिर जम्मू कश्मीर से ही वो गुमराह होकर रेडिकलाइज होकर बंदूक उठाता है, तो हम उसे पहले जो है जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान से आता है उससे तो हम कोई भी कोई नरमी या रहम की जो है वो बात नहीं करेंगे। उसका एक ही जवाब है, वो है सीधे गोली। और लेकिन जम्मू कश्मीर का बच्चा जो अगर कोई होगा और जो रेडिकलाइज होकर आतंक की राह पर चलेगा, तो उसे हम एक मौका जरूर देंगे पहले सरेंडर करने के लिए, और अगर वो सरेंडर करने के लिए मान जाता है तो उसे हम दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। हमने पीछे कई सीरीज में देखा कि जब एनकाउंटर होते हैं तो उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है, लोकल लैंग्वेज में उनसे बात कर अपील कराई जाती है कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो फिर एक ही अंजाम होता है, गोली। और गोली जब चलती है तो निश्चित रूप में जितने भी आतंकी वहां पर मौजूद होते हैं उनका खात्मा निश्चित होता है। और इसी के चलते पिछले एक साल के अंदर 150 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने उतार दिया है। और यही बौखलाहट सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके आतंकी जो आका हैं, जो कमांडर लेवल के लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें सीज फायर वायलेशन की आड़ में होती हैं, वो मुमकिन नहीं हो पा रही है, उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर अब नए लोग जो हैं वो इस तरह से बंदूक का दामन थामने के लिए सामने आ रहे हैं। क्योंकि कल ही हमने कुछ विजुअल देखे अनंतनाग में, जब एक भारतीय सेना का जवान जो कुपवाड़ा के मच्चल इलाके में ड्यूटी पर तैनात था, पांव उसका स्लिप हुआ पहाड़ी से, वो नीचे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। उस शहीद जवान के बेटे का जनाजा जब अनंतनाग में, क्योंकि वो अनंतनाग का रहने वाला है, साउथ कश्मीर वो इलाका जो सबसे ज्यादा प्रोन माना जाता है आतंकवादी संगठनों के एक बसेरे के रूप में, आतंकवादी हमले सबसे ज्यादा वहां पर होते हैं। उस इलाके में जब उस जवान का शव यात्रा निकाली जाती है, अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उसकी जो है मैयत में शिरकत करते हैं और जनाजे में शिरकत करते हैं। उसका सुपुर्दे खाक करते वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआ मांगते हैं। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कश्मीर के जो आम लोग हैं अब वो शांति चाहते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से चाहे वो कश्मीर के राजनेता हो, चाहे पाकिस्तान हो, लगातार इस बात को गुमराह करते रहे कि हम आपको आजादी मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी। लेकिन अब कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग, कश्मीर के बुजुर्ग, कश्मीर की महिलाएं सब ऊब चुकी हैं इन सब चीजों से। अब वो चाहती हैं कि वो क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 अब हट चुका है, किसी तरह का व्यवधान जो है अब नहीं रह गया, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि अब तरक्की की राह पर भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े और टोटल इंटीग्रेशन जो है वो भारत के साथ हो। यही बात जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पच नहीं रही है और पाकिस्तान अब इन्हीं लोगों को दोबारा से गुमराह करने के लिए नई नई चालें जो है वो चल रहा है। कल जब ये 5 अगस्त का एक जो मुकद्दस दिन था भारत के लिए, जिस दिन ये धारा 370 और 35 को हटाया गया था, उसी को एक मोहरा बनाते हुए, उसी को एक मुद्दा बनाते हुए हमने देखा कि 6 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो मुजफ्फराबाद में आते हैं, वहां की असेंबली को एड्रेस करते हैं और अपने आप को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हिमायती बताते हैं और कहते हैं कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान गाहे बगाहे हमेशा उनके साथ खड़ा है। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुजफ्फराबाद में होते हैं, ठीक उसी समय पाकिस्तान की सेना जो है वो कुपवाड़ा मस्जिद, कुपवाड़ा करना और जो मुजफ्फराबाद के सामने जो उड़ी का इलाका पड़ता है, बारामूला का,
वहां पर सिविलियन इलाकों को टारगेट करते हुए फायरिंग करती है, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है और 6 लोग जो हैं वो जख्मी होते हैं। तो ये कैसा पाकिस्तान का हिमायत है कि एक तरफ तो वो कश्मीरियों की हिफाजत करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार उनको निशाना बनाकर उनकी जान लेने पर आतुर रहती है। तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है। और पाकिस्तान किस तरह से आतंकी मुल्क है, वहां पर आतंकियों को शरण दी जाती है, आतंकी वहां पर पनाह लेते हैं। तो ये बात जो है सब दुनिया जान चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर किसी तरह का कोई बदलाव लाने की केंद्र सरकार की कोशिश होती है तो उस पर लाजमी है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगती है और पाकिस्तान उसी चीज को कहीं ना कहीं दबाने के लिए आतंकियों को ये निर्देश देता है कि वहां पर जो है वायलेंस को बढ़ाया जाए, खून खराबे को बढ़ाया जाए, ताकि जो एक 30 साल से पिछले 30 सालों से जो एक प्रॉक्सी वार जो लड़ी जा रही है, उस वार में कहीं ना कहीं जो अब पाकिस्तान पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उसकी एक आखिरी कोशिश जो है वो रहेगी कि इस वार को दोबारा जीवित किया जा सके, कश्मीरियों के दिलों को दोबारा से टटोला जा सके। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी होगी कि हालात बदल चुके हैं और अब किसी भी तरीके से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता है। अब उसे अपने कब्जे वाले कोशिश है कि ये हम भी जानते हैं कि ये कोशिश इनकी नाकाम रहेगी, क्योंकि जिस जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है कि जन्नत में जाने को मिलेगा, उस जन्नत के चक्कर में जो जमीन पर जन्नत है जिसे कश्मीर कहा जाता है, उसका माहौल खराब किया जा रहा है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर बडगाम से खबर आ रही है कि वहां पर एक बीजेपी की कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है। और इसी बात पे बात करें तो कश्मीर में तकरीबन 7 लाख बीजेपी के वर्कर हैं और पिछले 4 दिनों में 11 वर्कर्स के आसपास लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में एक ये डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई है कश्मीर में कि वहां पर जो बीजेपी के साथ जुड़ेगा उसको वो किसी तरह से यहां तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, यहां वो उसको डरा के धमका के यहां मारकर चुप करा देंगे। रमन, ये आपको लगता नहीं है ये कि एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर बैठ गया है कि जिस तरह बीजेपी एक पूरे देश में अपना एक नाम बना रही है, वर्चस्व बना रही है, कश्मीर में भी उनको डर है कहीं आ गई तो इनका खात्मा निश्चित रूप से हो जाएगा? जी हाँ विकास, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये इस बात को लेकर बेहद ज्यादा डर है और इसी को लेकर अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सरपंच हैं, पंच हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश करते हुए एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। एक तरफ कश्मीर घाटी के अंदर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बीजेपी का या फिर जो पॉलिटिकल सेटअप की तैयारी दोबारा से कश्मीर घाटी में चल रही है, क्योंकि हाल ही में देखा हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का तबादला किया गया, उन्हें सीएजी के पद पर नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक के बाद एक बार फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो एक नेता है उनको जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को जो है वो बनाया गया है। अब इस बात को लेकर निश्चित रूप में एक पॉलिटिकल वहां पर सेटअप की तैयारी दोबारा से होगी, इलेक्शन दोबारा से शुरू किए जाएंगे, इसकी तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। और यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, आतंकियों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सब कुछ सही होता जा रहा है और अब पॉलिटिकल सेटअप भी वहां पर बैठ गया, क्योंकि पंचायत के चुनाव हमने देखे बड़ी अच्छी तरीके से हुए और अब अगर असेंबली के चुनाव भी वहां ठीक ठाक से हो जाते हैं तो निश्चित रूप में फिर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रह जाता है। भारत का डेमोक्रेसी जो है वहां पर बहाल हो जाएगी पूरी तरीके से। हालांकि वो ग्राउंड लेवल पर बहाल है, लेकिन कुछ एक राजनेता जो हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए हैं, जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीन लिया गया है, उसको लेकर कुछ नाराजगी जरूर है। लेकिन जो देश के गृह मंत्री ने भी संसद भवन में इस बात को साफ कर दिया है कि ये टेम्परेरी हटाया गया है, जैसे ही हालात काबू में होते हैं हम दोबारा से स्टेटहुड जो है वो वापस कर देंगे। और अब प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर, और इस डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने के लिए ही पाकिस्तान के समर्थक वाले आतंकी जो है इस तरह से पंच, सरपंच और जो बीजेपी के चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या फिर जो जोन प्रेसिडेंट हो, उनको इस तरह से निशाना बनाकर जो है उनको हताहत किए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी हमें जानकारी मिली कि आज सुबह ही जो है बडगांव के इलाके में जो ओमपुरा इलाका पड़ता है वहां बीजेपी के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको गोली मारकर जो है वो जख्मी कर दिया गया। हालांकि जान लेने की उनकी कोशिश थी, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि अभी वो सही सलामत है। और हम अगर देखें तो पिछले 60 घंटे में ये तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो आप बांडीपुरा में ही जो है जिस तरह से एक
सरपंच की जो है वो किलिंग की जाती है, और उसके बाद ये तीसरी बड़ी घटना जो है वो कश्मीर घाटी में जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी हत्या करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने अब ये संज्ञान लेते हुए जितने भी पंच सरपंच हैं कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो बीजेपी को ही खासकर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जो है रमन मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि इतनी पार्टियां हैं, हमारी लोकल पार्टीज हैं, एनसी है, पीडीपी है और भी बहुत सी पार्टी, अपनी पार्टी भी बन चुकी है, उन सबको छोड़कर बीजेपी को ही क्यों खास निशाना बनाया जा रहा है? जी देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अजय भारती जो है, अजय भारती जो है वो कांग्रेस के साथ उनके ताल्लुकात थे। वो कांग्रेस के टिकट से जो है वो सरपंच बने थे जब जब अनंतनाग के इलाके में उनको जो है गोली मार दी गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि बांडीपुरा का जो इलाका है वहां बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनकी हत्या की गई। इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकार बने हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन हाल ही में अगर हम कुछ देखें तो एक अजय भारती का केस को छोड़ दे तो बाकी 3 से 4 घटनाएं जो हैं वो निश्चित रूप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, उनको फायरिंग करके उनकी जो है वो हत्या की गई है और हत्या करने की आज भी कोशिश की गई है। हालांकि उनको अभी फिलहाल जो है वो बचाने में कामयाबी मिली या नहीं मिली है अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन अभी वो जिला अस्पताल में जो है वो उनका उपचार चल रहा है। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये एक अभी जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस तरह से अब पाकिस्तान जो है वो मोदी को लेकर निशाना बना रहा है। बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान और इमरान खान निशाना साध रहे हैं, वही एक कहीं ना कहीं डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। वही मैसेज जो है डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर घाटी में कि अगर कोई, वैसे तो वो पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो है वो कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लेते हुए उस पर जो है आपत्ति उनकी रहती है और उसका विरोध वो करते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के कामों में जो है वो लगातार जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। लेकिन अभी हाल में आपने सही कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको अपना निशाना बनाया जा रहा है और ये सबसे दुखद बात होगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, ना केवल सुरक्षा बलों के लिए भी, क्योंकि चुनौती जिस तरह से एक सरपंच, पंच या राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ी हुए जो लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की है, ये कहीं ना कहीं फेलियर है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिस्टम का भी। लेकिन आतंकी अब बाज आने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि वो कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी मौजूद हैं वो निश्चित रूप में पॉलिटिकल पार्टीज के जो राजनेता होंगे उनको निशाना बनाना जो है उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। इसमें ना केवल बीजेपी बल्कि बाकी पार्टियां भी जो हैं वो शामिल रहेंगी। जी विकास, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं वो निशाना बनाने जा रहे हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या आम लोगों को, और कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट है क्योंकि उनका आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी संख्या वो कम होती जा रही है और ऐसे ही संख्या अभी और कम होती जा रही है हमारी। अगर हम बड़े अपनी अगली न्यूज़ की तरफ जो आ रही है हमें कुलगाम से, जहां पर सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से रोज कश्मीर से बात करें तो कहीं ना कहीं से इनको टिप्स मिल रही हैं क्योंकि लोग भी नाराज हैं आतंकवादियों से, लोग भी उनसे खफा है जिस तरह से वो लोगों पे अपना डर बिठा रहे हैं। और अब लोग खुद सूचना दे रहे हैं कि कहां कहां आतंकवादी छुपे हैं, जिसकी वजह से एक आर्मी को और हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बहुत बड़ी मदद मिल रही है उनको धर पकड़ने में या उनको मौत के घाट वहीं पर उतारने में जहां पर वो मौजूद हैं। ये हमारे सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रमन, आपको लगता है कि कई अब जो हालात हैं कश्मीर में एक दूसरी तरफ जा चुके हैं, एक उन लोगों में ये आ चुका है कि हाँ हमें वापस डेमोक्रेसी में आना है, हमें ये सब गलत रास्ते छोड़ने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि कश्मीर घाटी में जो आम लोग हैं वो निश्चित रूप में अब मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की ये कोशिशें रहती हैं कि पिछले जो 30 सालों में जो कुछ हुआ अब अगर हम उसे भूल दें,
और एक नए प्रगति की राह पर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप में उन लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो रहेगी जो लोग विकास के राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए अब कई सुनहरे मौके जो हैं वो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से खोलने की तैयारी कर ली गई है, जिसमें 50,000 नौकरियों से लेकर और बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज लाने की बात जम्मू कश्मीर में की जा रही है। और इन्हीं को देखते हुए पाकिस्तान के आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं बौखला जाते हैं और ऐसे बौखलाहट में वो इस तरह के कदम उठाते हैं जहां पर वो बीजेपी के या फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए जो नेता होते हैं उनकी हत्याएं कर रहे हैं और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझ लेना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब पूरी तरह से इस बात को कबूल कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि उनका भविष्य किस तरफ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बढ़ते हम अपने अगली खबर की तरफ जो आ रही है पुंछ सेक्टर के मनकोट से, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमारी तरफ गोलाबारी की है और हमारी सेना भी जो है उसका माकूल जवाब दे रही है। रमन, जिस तरह से एक आतंकवादियों पे नकेल कसी जा रही है, यह बौखलाहट रोज सीज फायर का उल्लंघन करने की, रोज हैवी फायरिंग शेलिंग करने की, पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए अब तक कि अब जो उनके रास्ते थे, जो उनकी सोच थी वो मुमकिन नहीं है। उनको कश्मीर को अपने दिमाग से, अपने ख्यालों से हटाना पड़ेगा और अपनी कंट्री की तरफ जो भूखमरी की तरफ जा रही है उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे लोगों को तो छोड़े, जिनको तो हम संभालेंगे, उन्हें अपने लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जी देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति हो सके, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर ही वहां पर सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। और कश्मीर उसके लिए गले की एक ऐसी हड्डी बनी हुई है जिसे ना वो निगल सकता है ना वो उगल सकता है। यही सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि इमरान खान का मतलब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना का मतलब इमरान खान, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे से सलाह लेकर ही जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश होती है। आज सुबह भी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मनकोट का जो इलाका पड़ता है, जो कृष्णा घाटी के नीचे का इलाका है, वहां पर हैवी फायरिंग जो है वो शुरू की गई और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले की बात हम करेंगे तो जिस दिन मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही पाकिस्तान ने उड़ी, बारामूला, करनाल, कुपवाड़ा, मंडर, मनकोट, बलनोई, इस सब इलाकों में फायरिंग करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की जान गई और 8 लोग जो हैं वो जख्मी हुई। इसी पर पलटवार करते हुए भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और परसों जिस तरह की जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के, खासतौर पर लीपा वैली का इलाका, जहां पर माना जा रहा है कि अभी करीबन 150 से 200 आतंकी इस समय पनाह लिए हुए हैं और घुसपैठ करने की फिराक में हैं। तो आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की जो ये सीज फायर का वायलेशन होता है उसकी आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश में है। और भारतीय सेना है ना केवल पाकिस्तान की दुस्साहस का लगातार जवाब दे रही है, बल्कि जो लोग लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब आतंकी जो है वो घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से वो टारगेट कर फायरिंग करते हैं, वो निशाने पर नहीं बैठ पाती है, तो बौखलाहट पाकिस्तान की सेना की ओर बढ़ जाती है और कमावेश वो फिर इतनी बौखलाहट बढ़ जाती है कि वो दूसरे इलाकों में भी जो है वो गोलाबारी शुरू कर देता है और रिहायशी इलाकों को सीधे तौर पर निशाना बनाता है। वही जो है पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। विकास, रमन, अभी मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं कि अभी भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ दिन पहले, उनकी अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना नेगेटिव उनका आ गया है, यानी कि वो सकुशल हैं और अब अपने घर जा सकते हैं और एक बार फिर से बीजेपी की कमान को संभाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनमें एक बहुत खुशी की लहर होगी, एक उनका भी उत्साह अब बढ़ गया होगा, क्योंकि जिस तरह से खुद ही उन्होंने अपने आप को जाके बताया था कि मेरे में जो सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, और अब उनका जो आज टेस्ट किया गया है उसमें वो नेगेटिव पाए गए हैं। रमन, ये एक बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के लिए और शायद जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको भी और मनोज सिन्हा को भी जिस तरह से लाया गया है, अब एक बार फिर से जो हमारे यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो एक बार फिर से तेज हो जाएंगी। निश्चित रूप में विकास, जिस तरह से आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, अब उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। हालांकि पिछले
दिनों जब उनको कुछ एक अंदरूनी परेशानी शुरू हुई थी, जैसे उनको थकान हो रही थी, उनका सिर भारी हो रहा था, तब उन्होंने खुद से ही इस टेस्ट को कराया था और कोरोना पॉजिटिव उस वक्त उनका पॉजिटिव आया था टेस्ट, और उसके बाद उनको डॉक्टर की सलाह के चलते वेदांता हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से उनका दूसरा टेस्ट हुआ है वो नेगेटिव पाया गया है, तो निश्चित रूप में अब उन्हें दोबारा से अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो कामकाज है, उसको करने की अनुमति जो है जल्द ही जो है उन्हें मिल जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले देखा जब जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रधान रविंद्र रैना का भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में करीबन एक से 1.5 हफ्ते जो है वहां पर रखा गया था। उसके बाद जब नेगेटिव आया है तो उसके बाद दोबारा से वो अपने कामकाज में जुट गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम विकास देखेंगे तो भारत के अंदर अब जो टेस्ट हो रहे हैं उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्योंकि अगर अमित शाह का टेस्ट जो है, अगर अभी हाल ही में अगर 4 से 5 दिन ही हुए हैं जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तो अगर उनका पहला टेस्ट नेगेटिव आता है तो 5 दिन के बाद उनका कोविड पॉजिटिव, या तो पहले की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसको लेते हुए इस तरह के सवाल जो हैं कई लोग इस समय उठा रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी हमने कई सारे ऐसे केस देखे कि सुबह कराई गई टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो शाम को जो टेस्ट सरकारी ही उसी लैब से कराई जाए तो वो नेगेटिव आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस चीजों को भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप में बीजेपी के लिए और पूरे देश के लिए एक राहत की बात है कि अमित शाह जो है वो उनका कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, और अब वो गृह मंत्रालय में दोबारा अपनी हाजिरी दे पाएंगे, वहां के कामकाज को देख पाएंगे, और जम्मू कश्मीर जो विकास के काम को लेकर एक शुरुआत की गई है उसका पूरा जो देख रेख है वो अमित शाह जी के ही निगरानी में चलाया जा रहा है। क्योंकि मनोज सिन्हा जो है वो सीधे अमित शाह जी को ही रिपोर्ट करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर के विकास कार्य पर लगातार केंद्र सरकार जो है वो पूरी निगरानी बरत रही है, और दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो पाएगा। धन्यवाद रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।